अरे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी जोर शोर से चल रही होगी। दोस्तों, 2024 की जो वैकेंसी है, इसमें आपको एक सीट पक्की कर ही लेनी है। और जोर शोर से आप जिस प्रकार से तैयारी चला रहे हैं, वैसे ही आप कंटिन्यू रखिए और यकीन मानिए कि 2024 में आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ये आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्योंकि देखो, सिलेबस आप लोग देख लोगे, लेकिन सिलेबस से बेहतर आप समझ पाओगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात बोली थी और अभी भी यही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। साथ ही साथ दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उनको हम साथ ही साथ उनकी डिटेल्स भी बताएंगे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी बताएंगे, और अगर कोई फिगर दिखाने वाला है, चित्र है, कोई सीन है, तो उसको भी दिखाते चलेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर चैनल पे अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखो, क्वेश्चन पेपर से पहले मैं शिफ्ट भी बता देता हूँ कौन सी है। तो देखो, 8/2/2021 यानी कि 8 फरवरी 2021 का जो पेपर है, 10:30 से 12 के बीच में आया था। इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास है तो आप मैच भी करते जाना। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो, क्योंकि आप लोग पूछते हो कि सर बता दिया करिए कौन सा शिफ्ट है, तो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अल्टर हाउटन और राइस को संयुक्त रूप से इनमें से किस खोज के लिए 2020 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे दोस्तों हेपेटाइटिस सी विषाणु की जो पहचान करने वाले ये वैज्ञानिक हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला था कब? 2020 में। अब देखो, बात ये नहीं कि 2020 वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इसलिए फेमस हो गए थे। और अब आपको ध्यान रखना है कि 2024 में या 2024 की उपलब्धि के लिए जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है, वो जरूरी नहीं कि यहाँ पर वैज्ञानिक ही हो, किसी और क्षेत्र में हो सकता है, साहित्य के क्षेत्र में हो सकता है। तो उनको भी आप लोग याद करके चलना। ठीक है, तो करंट अफेयर का टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया, आप लिख लीजिए। वीडियो से पहले आप लोग एक पेन कॉपी ले लो और उसमें जो जो मैं टॉपिक बताता जाऊं उसको भी आप नोट करते जाना। वीडियो खत्म होने के बाद या जब भी आपको टाइम लगे, उन टॉपिक पर आप एक बार नजर फेर लेना। ठीक है, फिर देखना आपको कितने अच्छे लेवल की तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, यानी कि ध्यान से पढ़ें इसको, और उस संख्या का चयन करिए जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो, मैंने इसको जूम कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, 12 और 3 कितना होता है? आप कहेंगे 15। तो 15 को क्या लिखा गया है? 1 और 5। देखो, 1 5। वैसे देखो, 9 8 कितना होता है? 21 होता है। तो देखो, 21 ऊपर लिखा गया है, ये वाला, यानी कि नीचे वाले दोनों अंकों को योग करने पर एक एक अंक एक एक स्टार के अंदर लिख देना। जैसे देखो, 14 और 18, 14 8 कितना होता है? ये होता है 22। 22 ही तो होगा। तो 22 का देखो, यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, ये 2 है, और यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर 2 आएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला है, डैश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद यानी कि ITRA आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्ट्स दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि रेलवे के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसमें पहला वर्ड आ जाता है या सर्वप्रथम वर्ड आ जाता है। इनको सबसे पहले आप याद रखना, या फिर सबसे पहले आ जाता है, यानी कि जो पहले नंबर पे होता है उन्हीं को ज्यादा पूछता है। ये वर्ड कहीं पर भी मिल जाए, वो जरूरी नहीं कि इसी का क्वेश्चन हो, चाहे करंट अफेयर हो, GSG के हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, XYZ, रेलवे के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप इन क्वेश्चन पे जरूर विशेषकर फोकस करना। ठीक है, तो देखो, पहला संस्थान था इसलिए पूछ लिया गया है, और कहां पर है? जामनगर। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछता हूं कि जामनगर कहां पर पड़ता है, कौन से स्टेट में पड़ता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों कालिदास जी ने, जो एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके बारे में आप जानते होंगे। और यहीं पर देखो, भास जो है, ये दोस्तों भास भी एक संस्कृत के ही ज्ञाता हैं। इन्होंने लिखी थी कड़भार, याद रखेंगे आप, कड़भार, और बालचरित लिखी थी। वहीं पर चाणक्य लिखी थी अर्थशास्त्र। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखना, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी। और दोस्तों, चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में काम करते थे, यानी कि महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। वहीं शूद्रक, शूद्रक की एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, मृच्छकटक, मृच्छकटिकम,
ये याद रखना, क्योंकि तीनों की तीनों पूछी जा सकती हैं आप लोगों से कभी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरीके से एक समान हैं, यानी कि एक जैसे हैं, और एक शब्द असंगत है। इनमें 4 कोई 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो असंगत शब्द का चयन करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, अब आप लोग बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक करघा दिया है। ठीक है, करघा, तो करघा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर करघा आप लोग फोटो में देखो देख सकते हो, इस प्रकार का यहाँ पर करघा होता है। तो करघा जो होता है ये किसके काम आता है? ये बुनाई उनाई काम आता है। जब हम कोई धागा से बुनते हैं, चटाई बुनते हैं या कुछ कपड़े बुनते हैं, तो बुनाई काम आता है। वहीं पर हल, ट्रैक्टर और सीड ड्रिल, तो देखो सीड ड्रिल भी आप लोग फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं। तो सीड ड्रिल जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है कि ट्रैक्टर में नीचे फंसाया जाता है और नीचे क्या करता है, ड्रिल करके बीज डाल देता है जमीन पर। इससे यानी कि बुआई के काम आता है। जो मशीन होती है बोने वाली, वही होती है सीड ड्रिल। तो हल, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, ये तीनों की तीनों क्या है? ये कृषि संबंधित है, जबकि करघा जो है उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो कुछ इस प्रकार का है। हालांकि डिम दिख रहा होगा आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को ब्लर थोड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ। तो देखो इसको और थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि फट जाएगा इतना ज्यादा जूम करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें से जोड़ा बन रहा है, ई और ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई बन रहा है ना। यहाँ पर भी देखो, अगर देखोगे ध्यान से तो जोड़ा बन रहा है, जिससे दो दो का पेयर बन रहा है ऐसे करके। जबकि यहाँ पर भी देखो दो दो का पेयर बन रहा है, जबकि यहाँ पर दो का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 का बना है, यहाँ पर 1 का बना है। तो ये तो अलग हो गया, जोड़ा बन ही नहीं रहा। तो बस फिगर नंबर कौन सा है? तो ये फिगर नंबर है तीसरा वाला। तो वहीं पर हो जाएगा आकृति नंबर दूसरा, यानी कि ऑप्शन दूसरा, आकृति नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सही तरीके से कौन सा मिलान नहीं हुआ है? तो देखो कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र कर्नाटका में है, ये बात सही है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कब कर पाओगे? कर तभी पाओगे जब आपको ये पता हो कि ये है कहाँ पर, तभी तो आप सही कर पाएंगे। तो देखो कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र कर्नाटका में है, और नरौरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान में नहीं है। दोस्तों ये गलत बोल दिया है, ये नरौरा नाम है। तो नरौरा पड़ता है कहाँ पर? बुलंदशहर में। ठीक है, ये बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो यानी कि यहाँ पर राजस्थान की जगह पर होना चाहिए था उत्तर प्रदेश। ठीक है, तब सही होता, और यही गलत हो गया। अगला है तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र में है, बात बिल्कुल सही है। और कुडुकुलम, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शायद 1-2 पिछली वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो जो दोस्त लोग जुड़े हैं उन्हें पता होगा। ये बताया था कुडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, मैंने उसका पिक्चर भी दिखाया था। ठीक है, अब देखो नरौरा की बात करते हैं, तो नरौरा वाले का देख लेते हैं। ये देखो ये है नरौरा परमाणु संयंत्र। तो यहाँ पर देखो बिजली का उत्पादन होता है बहुत ही भारी मात्रा में। ये पड़ता है यूपी बुलंदशहर में। ठीक है, तो मैंने आपको फिर दिखा दिया, हालांकि थोड़ा सा ब्लर होगा, लेकिन फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश करी है आप लोगों को। ठीक है, देखो फिर उस क्वेश्चन में बैक आते हैं, क्योंकि आपको एक चीज बतानी है। देखो अभी तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि ये कहाँ पर है, मैंने बता भी दिया कि यूपी में है। अब थोड़ी दिन बाद या कुछ दिनों बाद आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी पेन कॉपी जो स्टार्टिंग मैंने बोला था वीडियो के, वो लिया होगा। तो पेन कॉपी अगर नहीं भी निकाला तो वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, पेन कॉपी निकालिए। इसके बाद इनको आप नोट कर लीजिए, यानी कि परमाणु संयंत्र नाम लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए राज्य, कौन से राज्य में है। तो जैसे कैगा परमाणु शक्ति कर्नाटका में है, नरौरा राजस्थान काट के आप लिख दीजिए यहाँ पर यूपी, तारापुर महाराष्ट्र और कुडकुलम तमिलनाडु। इससे क्या होगा कि दोबारा मान लो हो सकता है अगली बार ये ना दे करके ये वाला महाराष्ट्र की जगह में दे दिया मध्य प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों आप याद कर लो कि है कहाँ पर। इससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कहा जा रहा है 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है, भाजक ज्ञात करिए। यानी कि कह रहा है कि हमारे पास संख्या है कितनी? 15,971 ये दिया है। अब इसको हम किसी संख्या से, मान लो कोई x नाम की संख्या रही होगी, उसको विभाजित करने पर भागफल आता है ये 55, और इधर इधर सॉल्व करने पर ये शेषफल कितना आता है? 21 आता है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि हम सबसे पहले ये करते हैं, जो भी यहाँ पर भागफल आता है और गुणे में जो भी जिससे भाग देते भाजक, तो इन दोनों का गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं। यानी कि 55 गुणे x प्लस 21 बराबर में क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। समझ में आया? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको हटा करके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, लिखेंगे ये हो जाएगा 55
x प्लस का ये 21 है, बराबर में आ जाएगा 15,971। ठीक है, अब देखो 21 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 55x बराबर में 21 इधर भेजेंगे तो एक में एक गया जीरो, में डायरेक्ट इसको यहाँ भेज कर माइनस कर दे रहा हूँ, और 7 में से 2 गया तो आएगा 5, और 9 15 ऐसे बचेगा। x की वैल्यू आप निकालो तो ये हो जाएगा कितना 15,950, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 55। ठीक है, काटिए इसको 11 से तो 11 पचे 55 हो जाएगा, और 11 एक कम 11 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 49, 11 चौक 44, और कितना बचेगा 5, तो 11 पचे 55 ये, और नीचे आएगा 5। फिर इस 5 से काटिए, 5 एक कम 5, यहाँ से 5 दूनी 10, और ये बचेगा 4, तो 5 45 जीरो, यानी कि 290, नीचे एक आएगा तो इसका कोई असर नहीं रहेगा, यानी कि 290 दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन है, कथन दिया हमारा, और कथन निष्कर्ष बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कम से कम हर एक सेट में पिछले बार दोस्तों देखने को मिला था कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, हर सेट में फिक्स था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं क्वेश्चन पे कि इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत हैं, यानी कि उनमें से बहुत सारी भाषाएं पढ़ाई जाती होंगी, उनमें से अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत भी शामिल हैं। दूसरा कह रहा है इस विद्यालय में ना तो अरबी पढ़ाई जाती है और ना ही फ्रेंच, यानी कि अरबी और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाती हैं। कह रहा है इस विद्यालय में सभी भाषाएं सुयोग शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है, यानी कि चाहे वो अरबी हो, पुर्तगाली हो, सभी को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो एलिजिबल हैं। निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं इनको पढ़कर ऊपर, इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और तमिल के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो कह रहा था पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं हैं, तो भाषाएं तो बहुत सारी होंगी, उनमें से कुछ भाषाएं ये दिया है, तो ये बात सही है क्योंकि कुछ भाषाएं तो दे के रखा है ना, पूरी नहीं दिया है। इस विद्यालय में तमिल सुयोग शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है, इसमें कह दिया कि सभी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं सभी सुयोग शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जा रही हैं, तो तमिल भी तो पढ़ाई जा रही है, तो तमिल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सुयोग टीचर ही पढ़ा रहा होगा, क्योंकि सारी भाषाएं सुयोग टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये बात भी हमारे पास सही है। ठीक है, अगला कह रहा है इस विद्यालय में या तो अरबी पढ़ाई जाती है या फ्रेंच पढ़ाई जाती है। अरे भाई देखो दूसरे में क्या बोला था, ना तो अरबी पढ़ाई जाती है इस विद्यालय में और ना ही फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जबकि यहाँ जबरदस्ती बोल दिया है कि या तो अरबी पढ़ा दे या तो फ्रेंच पढ़ाई जाती है। भाई गलत बात कर रहे हो तुम, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा वाला तो भाई सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्कुरा करके। ठीक है आगे देखो, अगला है, मैं डायरेक्ट इसमें आता हूँ अपने सीरीज पे। यहाँ पर देखो इसमें लिखा है 2, 7, 22, 67 और आगे करके दिया है कि इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। इसमें देखो सीरीज देख रखा है कि 2 के बाद 7 ऐसे करके आया है, तो 2 का दोगुना करो, तिगुना करो आप, 2 गुणे 3 करो बराबर कितना हुआ 6, एक जोड़ दो कितना हो गया 7, यानी कि कोई भी नंबर हम उठा रहे हैं उसमें से तिगुना करो। जैसे देखो 7, 7 गुणे में 3 कितना आया 21, एक और जोड़ दो आ गया कितना 22, तो देखो यहाँ पर 22 लिखा गया है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी देखो अगला वाला 22 को चेक करो तो 22 लिखा है, यहाँ पर 22 गुणे में 3 कर दो, 22 3 66 हो जाएगा, और एक जोड़ दो तो 67 हो गया है, यही देखो 67 यहाँ लिखा गया है। तो सारे नंबर्स जो जो हम आगे निकाल रहे हैं उसका तिगुना करके एक जोड़ दो तो उसके आगे वाला आ जाता है। जैसे 67 गुणे में 3 करो तो 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 2 20 हो जाएगा, 201 और उसमें एक और जोड़ दो तो 202 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 202, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिकारों अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। तो ये आती है दोस्तों पहले में ही, पहले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, तो पहला सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहली सूची में आता है। वहीं पर देखो 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब 22 भाषाएं जो हैं दोस्तों उसमें से आपको जैसे कि तमिल हो गई और मलयालम हो गई ये सब हैं, लेकिन आप लोगों को कमेंट में बताना है कि यहाँ पर 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें से अंग्रेजी भाषा है या फिर नहीं है। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि अंग्रेजी भाषा शामिल है या फिर नहीं इन 22 भाषाओं में से। अगला देखो जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं में क्या दोस्तों की नगर पालिका की शक्ति दी गई है, उसके अधिकार दिए गए हैं और उसकी जिम्मेदारी भी बताई गई है। ठीक है, और ये जब जोड़ा गया था तो ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के तहत, और ये कब हुआ था
1992 में हुआ था, यानी कि 74वां संविधान संशोधन 1900 हुआ था 92 में, ये लिखा मैंने। अगला देखो पांचवी पांचवी की बात करते हैं तो इसमें आते हैं अनुसूचित क्षेत्र आते हैं और जनजाति के प्रशासन आते हैं। अनुसूचित जनजाति और उनके क्षेत्र के प्रशासन आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी बचे हुए जो भी आते हैं उसके अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति की प्रशासन के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया, इसे 210 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत या फिर हानि ज्ञात करिए। यानी कि देखो अभी तो हम 230 में बेच रहे हैं तो हमें 15% का लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर हम 210 रुपए में उस पुस्तक को बेच दें तो लाभ होगा या फिर हानि, और अगर होगा भी लाभ या हानि तो प्रतिशत में बताना है कितने परसेंट होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो पहले परसेंटेज को देखो, 15%, तो मैंने बताया था परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आता है। अब इसको 5 से काटो तो 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कितना। अब देखो लाभ हुआ है तो नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले में जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 23 आएगा, और नीचे तो वही रहेगा। यानी कि हमारी चीज थी 20 रुपए की और हमने बेच दिया है 23 रुपए की बेच दिया है। समझ में आया, 23 रुपए की बेच दिया है। अब हमारे हिसाब से 23 रुपए की बिकी है चीज 23 रुपए की, और क्वेश्चन में 230 की बेची है तो 230 कर दो आप। इसको अगर काटेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि 1 रुपए की वैल्यू 10 रुपए है। तो हमने खरीदी कितनी थी, 20 की, तो आप 20 से इधर गुणा करा दो और इधर भी गुणा करा दो, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। यानी कि रियल में जो हमने चीज जो हम 230 में बेच रहे हैं उसको हमने खरीदा था 200 रुपए में। अब हमारे हिसाब से 200 रुपए तो इसका सीपी हो गया रियल वाला। अब बेचना कितने में है, 210 रुपए में। तो मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूं क्योंकि आगे मुझे स्लाइड में जगह नहीं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पर 200 रुपए जो है, 200 रुपए जो है उसका क्या हो गया, ये हो गया है सीपी हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि सीपी हो गया 200 रुपए। वहीं पर जो खरीदा है 200 की और बेचा कितने का है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, ये है 230 रुपए। ये तो कह रहा है 230 में बेचा गया है। यहाँ पर माफ कीजिएगा दोस्तों, ये 210 है क्योंकि ये तो पहले वाला था। 210 में बेचा है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर 210 लिख दो, ठीक है। अब बताओ कि 200 रुपए की चीज थी, 210 रुपए में बेच दिया है, तो कितने रुपए ज्यादा बेचा, 10 रुपए बढ़ा के ही तो बेचा होगा। खरीदा था कितने की, 200 रुपए की, तो आप लिख दो 200, परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 से गुणा करा दो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो आगे आएगा कितना, 10, और नीचे आएगा 2, काट दो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि आ जाएगा 5%। तो 5% है क्या, लाभ। क्यों लाभ है, क्योंकि 200 की खरीदी थी, 210 रुपए में बेचा है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं ना, तो प्रॉफिट हो गया 5%। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन मुस्कुराता हुआ है और क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। अब यानी कि अब की बात है, वर्तमान समय में परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका एक पुत्र शामिल है की औसत उम्र 39 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए, ये बताना है। तो देखो मैं थोड़ी देर के लिए काम करता हूं कि पति को मान लेता हूं मैं x और पत्नी को मान लेता हूं y, तो x प्लस का y हो जाएगा, और औसत निकालने का मतलब है कि यहाँ पर 42 वर्ष है तो 42 x रहा होगा, 42 y रहा होगा। तो यहाँ पर कर दो आप 42 गुणे में 2, 2 क्यों करेंगे, क्योंकि ये दो लोग हैं, x और y। तो ये कितना हो जाएगा, 42 दूनी होता है 84, तो x प्लस वाई की वैल्यू तो 84 आ गई। लेकिन जरा सा ध्यान दो आप, ये 10 साल पहले की बात है, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप 10 साल पहले कितने के रहोगे, 20 के रहोगे ना भाई, 10 ही तो घटाएंगे। और ये अगर ये 84 के रहे हैं दोनों, 84 10 साल पहले के, तो इसमें 10 साल पत्नी की भी उम्र बढ़ेगी और 10 साल पति की भी उम्र बढ़ेगी। तो ये टोटल कितनी उम्र हो जाएगी, क्योंकि ये जो निकाल रहे हैं ना 84 जो आया है, दोनों की आयु का योग ये 10 साल पहले का है। वर्तमान में 10 इसमें जोड़ो, 10 10 और जोड़ो, दो लोग हैं, तो ये 84 प्लस का करेंगे 2, 20 करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 104 हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि जिसमें पति, अब क्या हुआ, अब का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में, जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, इनकी औसत उम्र 39 है। तो मान लो कि पति पत्नी एक्स वाई और पुत्र मान लो जेड, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस का जेड बराबर औसत कितना है इनका, 39 है।
तो हैं कितने लोग? 3, क्योंकि पति, पत्नी और पुत्र, तो 3 से गुणा कराओ क्योंकि यहाँ 3 लोग हैं। अगर 2 होते तो हम 2 से गुणा कराते। तो देख लो कितना आएगा बराबर में 3 27, 3 त्रिका 9, 2 11, 117 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु निकालो। तो इसमें देखो पुत्र, पति, पत्नी शामिल है। तो पति और पत्नी की आयु अगर हम हटा लें 117 में से, तो यही तो बचेगा जेड जो कि बेटा है। और एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है? 104 है। तो आप कहेंगे कि अगर हमें केवल जेड निकालना है तो 117 टोटल में से पति पत्नी की उम्र हटा दो 104, तो कितना आ जाएगा? 7 में से 4 गया तो आएगा 3, और यहाँ पर बचेगा 1, 1 में 1 गया 0, यानी कि जेड की वैल्यू आ जाएगी 13 दोस्तों। तो बस जेड क्या है? पुत्र है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 अगस्त 2020 को किसने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद से त्यागपत्र दिया था? और ये दोस्तों दिया था रोबोट एडेजोड एजेवेडो, नाम भी बड़े अजीब होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपको 2024 के हिसाब से पढ़ना है, और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पर जो नए एमडी बनाए गए हैं ये कौन है? डब्ल्यूटीओ के। तो आप लोग बताना अगर कमेंट सेक्शन में, अगर लगातार वीडियो देख रहे होंगे जो लोग, तो उन्हें पता भी होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना, एक बार देखते हैं कितने लोगों को सही पता है। दूसरी बात दोस्तों, मैं एक ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि हेड ऑफिस कहाँ पर है? आप लोग बताना जरा, क्योंकि ये बता भी चुके हैं ना, तो देखते हैं कितने लोगों को ये पता भी है। ठीक है, अब देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मैं बता देता हूँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। लेकिन आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का कहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? तो ये है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चंपारण आंदोलन इसीलिए किया गया था, नील आंदोलन को उस नाम से भी जानते हैं। दांडी यात्रा, जो कि बहुत ही बार पूछा जाता है, ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और यहाँ पर अगला है असहयोग आंदोलन। ये हुआ था दोस्तों 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन। वहीं पर बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारडोली भी नाम से जानते हैं, तो 12 जनवरी 1928 को इसकी शुरुआत करी थी किसानों ने। क्योंकि ये दोस्तों बारडोली जो आंदोलन है इसलिए हुआ था क्योंकि किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा था, और तकरीबन इसमें से 22% तक टैक्स की बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिसके खिलाफ किसानों ने मोर्चा छेड़ दिया था, आंदोलन छेड़ दिया था। हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए? देखो दोस्तों, संख्याएं 13:14 में होना चाहिए। तो आप लोग एक काम करो कि 9 और 7 दिया है, देखो 9 क्या है यहाँ पर, 7 और 9 दिया है, ये संख्याएं हैं और ये इनका अनुपात है। ठीक है, अब इस 9 में से स्टार्टिंग से यहाँ से सबसे छोटा नंबर जोड़ना शुरू करो। तो देखो 16 प्लस 7 करेंगे तो 16 7 कितना हो जाएगा? 23, यानी कि 23 आएगा। और अगला क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो 23 से काट के 13 नहीं बनाया जा सकता, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि 13 14, तो यहाँ से हम यहीं से भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ पर जोड़ के दिखाता हूँ आपको 18। अगर हम 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो देखो 18 और 7 हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। और 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ये आपस में कटेगा? नहीं कटेगा कभी भी। तो 13 14 नहीं कट करके आ पाएगा। तो ऐसे आप 17 का चेक कर लो, मैं 19 का करके आपको बता देता हूँ क्योंकि 19 वाला। तो देखो 19 जोड़ दो, 19 7 कितना होता है? 26। अगला है फिर 19 और 9 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आप काटो 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 3 ये 6 13 आएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी कि 13 अनुपाते में 14 आ जाएगा। तो देखो 13 14 आ रहा है अनुपात में, तो बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? यही सही हो जाएगा, पहले ही वाला, क्योंकि इसको रखने पर यह अनुपात आ रहा है। तो देखो जब आप लोग ना आया करे तो डायरेक्ट आप ऑप्शन का सहारा लेके किया करो। ठीक है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। जिसमें मैंने बताया था इसमें 16, इसको ऑप्शन देखकर ही देख लेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो 16 13 देख करके कि नहीं कटेगा भाई, ये यहाँ पर 9 और 16 देख करके ये नहीं, 13 नहीं आएगा, तो यहीं से देख सकते हैं। तो अपने आप से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो उतना ही अच्छी आपकी हैबिट होती जाएगी और सही करके आओगे। क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है दोस्तों, राज्यसभा उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा होता है निम्न सदन। राज्यसभा ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, ये हमेशा चलती रहती है। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा के वो 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। कुल अगर हम बात करें कितने लोग होते हैं, तो 250 लोग होते हैं, अधिकतम संख्या होती है। उनमें से
238 लोग राज्यसभा में जो आते हैं वो चुने जाते हैं, और जो 12 होते हैं उनको राष्ट्रपति जी अपने द्वारा मनोनीत करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता की अगर बात करें तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। नाम याद रखना क्योंकि विपक्ष नेता पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई राज्यसभा की बात। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो देखो, लोकसभा जो है दोस्तों, इसको मैंने बताया कि निम्न सदन के नाम से बोलते हैं, और इसमें कुल जो वर्ष काल होता है 5 साल का होता है, यानी कि इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। वहीं पर टोटल सदस्य होते हैं 543, लेकिन अधिकतम हो सकते हैं 550, जो कि अभी नहीं है, 543 है। उनमें से जो 543 होते हैं, 20 लोग ये केंद्र शासित प्रदेशों से बुलाए जाते हैं, यानी कि चुने जाते हैं। बाकी सारे के लोग अन्य राज्यों से भी होते हैं। ठीक है, और जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में वो हैं राहुल गांधी जी, जिनका संबंध कांग्रेस से, एक बड़े से नेता हैं इनके, मतलब मेन हेड हैं कांग्रेस के। वहीं पर देखो, विधानसभा की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो विधानसभा में क्या होता है कि जितने भी विधायक लड़ते हैं चुनाव वो विधानसभा में जाते हैं। वहीं पर लोकसभा में कितने जाते हैं, जो सांसद का चुनाव लड़ते हैं वो लोग लोकसभा में बैठते हैं। विधानसभा में जितने भी विधायक होते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री भी होते हैं, ये बैठते हैं। विधानसभा हमेशा राज्यों की राजधानी में होती है। ठीक है, वहीं पर लोकसभा राज्यसभा ये संसद के अंदर होते हैं, दोनों ही इसके पार्ट दिए हैं। वहीं पर देखो दोस्तों, राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे। आप लोग सोच सकते हो 340 कमरे कितना बड़ा होता होगा। तो इस पूरे में राष्ट्रपति नहीं रहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि 340 कमरे में राष्ट्रपति रहते हो, नहीं, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग टाइप के। देखो, ये है राष्ट्रपति भवन, कितना प्यारा सा लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारे देश के जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो यहाँ रहते हैं, और इसमें से अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि यहाँ पर इस टाइप के लोग रहेंगे, कर्मचारी हैं, सब कुछ रहते हैं, सैनिक रहते हैं, डॉक्टर लोग रहते हैं, तो सब लोग रहते हैं इसमें। ठीक है, ये तो अभी एक पोर्शन मैंने दिखाया आपको, और बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर देखो पानी भी भरा रहता है, लेकिन नहीं है, मैं इधर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस प्रकार से रहता है, यहाँ भी पानी नहीं मिला हमको, लेकिन होता है। तो दूसरे पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके पानी भरा रहता है डिजाइन पे, मतलब अलग अलग चीजें हैं, घास लगी है, पार्क है। तो देखो, ये सारे के सारे जो लोग होते हैं, ये लोग भी तो यहीं रहते हैं, तो इसलिए 340 कमरे के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट भी शामिल होते हैं। अब आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप ये बताएंगे मुझे कि इस समय जिस वक्त आप वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको थोड़ा और ज्यादा नॉलेज है तो आप लोग ये भी बताना कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुल्तान अल्जान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 में किस देश ने जीता है? 2019 वाला जो हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, तो ये जीता था दक्षिण कोरिया ने। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2024 वाला 23 वाला ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग करंट अफेयर की बुक उठा करके उसमें इसको टिक कर लेना और देख लेना कहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा अपडेट जरूर ले लेना। ठीक है, अगर आने वाले समय में मैं देखूंगा कभी भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो इसको मैं ऐड कर दूंगा, आपको लोगों को जानकारी दे दूंगा अगले वीडियो तक। क्वेश्चन है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह यानी कि बृहत संहिता को किस द्वारा लिखा गया है, यानी कि किसने लिखा है? तो ये लिखा है वाराह मिहिर जी ने लिखा हुआ है, तो ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चरक जानते होंगे, वैद्य थे जड़ी बूटी वाले, जो आपने बताया भी था पीछे किसी वीडियो में, बहुत अच्छे किसी हमारे ने उसको एक्सप्लेन करके बताया था, तो उन्हें काफी अच्छा नॉलेज था। ठीक है, तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है और उसको आप डिटेल से बताते हैं कोई आंसर का, तो हम उसको पिन कर देंगे ताकि आप सब लोगों को नॉलेज पता चल जाए और हाईलाइट क्वेश्चन वो हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम के रूप से व्यवस्थित करिए, यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ था ये बताना है। तो देखो, इनडायरेक्टली क्या करा है इसने, दिमाग लगा करके ये चारों चीजें आपसे पूछ ली है एक ही क्वेश्चन में, कि अगर आपको कोई एक नहीं पता होगा तो आप लड़खड़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आज के बाद नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि मैं आपको चलने का एक बहुत अच्छा औजार देने वाला हूँ यानी कि मैं बताने वाला हूँ कि कब क्या हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है दोस्तों, वो हुआ था 13 अप्रैल को और 1919 को। ठीक है, अगर आप 13 अप्रैल भूल भी जाते हैं तो 1919 याद रखना। ठीक है, वहीं पर देखो, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त, लेकिन कब? 1942 को। देखो, ध्वज सत्याग्रह की जिस नाम से हम जानते हैं, ये हुआ था 8 मार्च को, लेकिन 8 मार्च में कब? 1923 को। ठीक है, तो अगर आपको मार्च अगस्त नहीं भी याद है तो आप लोग सन याद रखना, इसी से काम हो जाएगा। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, 1 अगस्त 1920 में, तो 1920 लिख देता हूं। अब आप लोग बताओ कि सबसे पहले क्या हुआ रहा होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर
कि सबसे पहले रहा होगा जलियांवाला हत्याकांड, तो ए नंबर पे आएगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि ए नंबर वाला पहले आएगा, तो ये और ये तो कट गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, मान लो मैं इसको ए नंबर मान लेता हूँ। इसके बाद कौन सा हुआ होगा, तो ये हुआ होगा 1920 में, यानी कि असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कौन सा है, डी नंबर, यानी कि ये आएगा। ए के बाद डी आएगा, तो ए डी। अगर आप इन दोनों से भी मान लो कि पूरी तरह से श्योर हैं कि ए और डी का क्रम है, तो बस बाकी अगर आपको नहीं भी आ रहा तो भी आप सही करके चले आएंगे, ठीक है। तो देखो सी डी से हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें पता चल गया कि ए और डी है। लेकिन इन केस कभी होता है कि मान लो कि दोनों में एडी एडी दिया होता, तो हम क्या करते हैं, सी पता करना पड़ता ना हमको। तो इसलिए अब इसके बाद देखो कौन सा आएगा, ध्वज सत्याग्रह। ध्वज सत्याग्रह कौन सा है, यानी कि तीसरे नंबर पे। फिर आएगा लास्ट जो बचा है वो आ जाएगा, ठीक है, चौथे नंबर पे। यानी कि क्रम क्या बनेगा, ए डी सी बी। तो ए डी सी बी ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। आगे अपनी कॉलेज लाइब्रेरी से 70 मीटर उत्तर की ओर चलती है, उसके बाद 60 मीटर पूर्व की ओर चलती है, और इसके बाद 45 मीटर उत्तर की ओर चलती है, और इसके बाद 60 मीटर पश्चिम चलती है। इस वह इस जगह कैंडी शॉप से कुछ कैंडी खरीदने के लिए रुकती है। फिर वह 50 मीटर उत्तर की ओर चलती है, और कैंडी शॉप से पल्लवी की कॉलेज लाइब्रेरी कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो जैसे जैसे बोला जा रहा है हम वैसे ही बिल्कुल करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर करा है, पल्लवी अपनी कॉलेज से 70 मीटर उत्तर चलती है। तो मान लो मैं यहाँ से छोटा सा बना देता हूँ थोड़ा और इधर गैप करके, ये है 70 मीटर उत्तर की ओर चलती है, यानी कि इस जगह से चलना शुरू हुई है 70 मीटर। क्योंकि हमें देखो मीटर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज से दूरी भी पूछा है, ठीक है। तो देखो दिशा भी ध्यान देना है। अब कह रहा है उसके बाद 60 मीटर पूर्व की ओर चलती है, तो पूरब किधर होगा, इधर होगा, ये 60 मीटर होगा, तो इधर चली 60 मीटर। फिर क्या किया, ये 60 है, आगे क्या हुआ, इसके बाद 45 मीटर उत्तर की ओर चली। भाई चला दो इसको, यहाँ पर 45 मीटर चल गई उत्तर की तरफ, ठीक है, चली जाओ। फिर क्या हुआ, इसके बाद 60 मीटर पश्चिम चली, ठीक है, देखो भाग रही ना, तो यहाँ पर 60 फिर से आ जाएगा। तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि आगे हमें काम आएगा। तो यहाँ चली है तो ये भी 60 मीटर, यानी कि फिर यहीं पर वापस आ गए इस जगह पर। आगे क्या कह रहा है, वह इस जगह कैंडी शॉप से कुछ कैंडी खरीदने के लिए रुक जाती है। मतलब ये इसकी शॉप है, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ, क्या ये कलर हो गया इसका यहाँ पर। आगे देखो फिर क्या होता है कि वह उत्तर की ओर चल देती है 50 मीटर। तो फिर ऊपर की तरफ इसको चलाओ 50 मीटर, यहाँ चलेगी 50 मीटर। कैंडी शॉप से पल्लवी की कॉलेज लाइब्रेरी कितनी दूर और किस दिशा में है। तो कैंडी शॉप हमारी ये है दोस्तों, कैंडी शॉप कौन सी है, ये वाली है, ये कैंडी शॉप। इस कैंडी शॉप से बताना है कि इसकी लाइब्रेरी ये वाली कितनी दूर है। तो आप बताओ, ये 45 चला था, तो चली थी, तो ये 45 ये भी तो हो जाएगा, तो 45 ये हो जाएगा और 70 ये हो जाएगा। तो 45 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 70 प्लस 45 करिए तो ये आ जाएगा कितना, 115 हो जाएगा। 115 है, ये 1150 लिख गया, 115 है, तो 115 हो जाएगा। तो ये चौथा वाला सही हो जाएगा। लेकिन अभी आपको 115 इसमें भी दिया है, तो अब दिशा बतानी है। तो आप बताओ कि दिशा कौन सी होगी। तो अगर आप यहाँ पर खड़े होकर के नीचे की तरफ देख रहे हैं इस तरफ, तो ये कौन सी दिशा होगी, तो आप कहेंगे ये होगी दक्षिण की दिशा होगी। तो बस 115 मीटर नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण की दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियाग्रा फॉल्स यानी कि नियाग्रा झरना डैश की सीमा पर स्थित है। तो ये है दोस्तों कनाडा और यूएसए। देखो कुछ क्वेश्चन दो एक ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको नहीं पढ़े हैं तो उनको छोड़ दिया करिए, जबरदस्ती मत किया करिए कि आप जबरदस्ती टिक कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि निगेटिव मार्क्स दे जाते हैं आपको, ठीक है, चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप श्योर हो ऐसे क्वेश्चन में तो ही टिक किया करिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए दोबारा कभी क्वेश्चन आया तो आप टिक करके 100% ही आना। नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं है कैसा। तो देखो ये कुछ इस प्रकार का झरना है, कितना प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पर देखो ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे की तरफ, ये देखो कितने सारे लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर सेल्फी लेते हैं। और ये देखो यहाँ से पानी गिरता है नीचे तक ऐसे जाता है, ये भाप जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये पानी के ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ये जो आते हैं। एक और देख लो यहाँ पर फिगर है, कितना प्यारा सा लग रहा है फिगर। हालांकि इतना रियल में इतना अच्छा नहीं होगा ये, क्योंकि ये फोटो है इसलिए और अच्छा लग रहा होगा फोटो में। तो ये देखो यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे की तरफ, ये सारा व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर। तो ये है नियाग्रा झरना, ठीक है। क्वेश्चन है
प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो ये हैं दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक। अच्छा आप लोग बताना विंग्स ऑफ फायर जो है, ये विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? क्या इन्हीं की है या फिर किसी और की है? क्योंकि बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये आप लोग याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है? कौन सा? एक इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर। एक जो ट्रेंडिंग में चली थी उस वक्त पुस्तक थी, वो थी एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर क्यों चली थी? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिखित है, अब पता नहीं उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, उनकी द्वारा लिखित है और ये उस वक्त क्या है कि लॉन्च हुई थी और पेपर भी तभी हुआ था, तो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया था। तो ऐसी पुस्तकें जो इस साल लॉन्च हुई हैं, पब्लिश हुई हैं इस साल, ठीक है, उनको एक बार जरूर देख लेना। जो फेमस फेमस लेखक हैं या पुस्तक हैं, उनके बारे में एक बार नजर डाल लेना। तो आप लोग कहीं पर अपनी कॉपी में या नोट्स में कहीं लिख लेना, एक तरफ लेखक और उनकी रचनाएं। बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, एक लेखक की एक ही रचना या बहुत खींच के 2, बस इससे ज़्यादा नहीं है। जो फेमस है वो लिखना है, 2024 वाली लिखना है आपको, ठीक है? ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों आज हमने 25 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और अब आगे के क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये सारे के सारे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे जिसको आप देख रहे हैं, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली लिंक दी होगी अगला पार्ट, उसमें क्लिक करेंगे तो आगे वो आपके सामने खुल कर आ जाएगी, वो वीडियो शुरू हो जाएगा इसके आगे वाले क्वेश्चन। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों की डिमांड रहती थी कि सर एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन की भी करवाइए, ग्रुप डी भी आ रही है वैकेंसी, इसका क्या होगा? तो देखो हमने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। ग्रुप डी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हमने करवाए हैं, अभी बहुत सारे हैं, पूरे नहीं अभी और करवा रहे हैं क्योंकि इतने हो गए कि आप लोग देख सकते हैं अभी के लिए, ठीक है? और ग्रुप डी करवा दिया है, एलपी टेक्नीशियन करवा दिया है, एनटीपीसी है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ आप लोग बोलते थे कि सर वहां पर क्या काम करना होगा, क्या सैलरी होगी, ये सर एक दिन जाकर पूछिए उनसे। तो हम ग्राउंड पे गए हैं, वहां पर जहाँ काम करते हैं रेलवे कर्मचारी, उनसे हमने इंटरव्यू लिया है, पूछा है सैलरी क्या रहती है, टाइम वर्क क्या है। और क्योंकि वो सिलेक्टेड होते हैं दोस्तों, तो उन लोगों को पता होता है कि क्या पढ़ना है, कौन सी बुक अच्छी है। तो ये भी हमने इंटरव्यू में साथ में पूछा है कि कौन सी कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो ये भी बहुत सारी सजेशन उन्होंने दिया है, तो आप लोग वीडियो को देख लेना। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं वीडियो को, तो इसी वीडियो के नीचे जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो मैं सारी वीडियो की लिंक दे दूंगा एक एक करके, वहां से आप देख लेना। एनटीपीसी की एक लिंक, एलपी टेक्निक, एनटीपीसी तो आप देख ही रहे हैं, अगला पार्ट होगा एनटीपीसी का, एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी और साथ ही साथ रेलवे इंटरव्यू, साथ ही साथ मैथ की भी एक लिंक लगा दूंगा, कोई चैप्टर की जो भी आप देखना चाहते हो, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इनमें से जो भी आप चाहें देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो निसंकोच आप लोग पूछ लिया करिए, क्योंकि जैसे हजारों लोगों ने अब तक क्वेश्चंस पूछा है, हमने उन सबका जवाब दिया है, तो आप लोग भी पूछना, आप लोग को भी जवाब हम देंगे, ठीक है? दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आप लोगों का इतना सारा प्यार इस छोटे चैनल को आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।